Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 16 and the name of the chapter is Struggle for Freedom. So in Indian independence movement, the Indian independence movement was a series of historic events with the ultimate aim of ending British rule in India. सो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था इसमें बहुत सारे हिस्टोरिक इवेंट्स हुए थे जिसके बाद जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया से ख़त्म हो गया था. इट लास्टेड फ्रॉम 1857 टू 1947. सो ये जो ब्रिटिश मूवमेंट था ये 1857 ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो 1857 से 1947 तक चला. द फर्स्ट नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एमर्ज फ्रॉम बंगाल. और जो पहला मूवमेंट था, जो पहला रेवोल्यूशनरी फर्स्ट नेशनलिस्टिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था ये बंगाल से ही शुरू हुआ था. नाउ लेट्स लर्न अबाउट राइज ऑफ नेशनलिज्म. ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था 1857 में, द ब्रिटिश हैड indiscriminately killed people, burned down villages and imposed heavy taxes. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को देखते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा, बहुत सारे विलेजेस को जला दिया एंड बहुत सारे हेवी टैक्सेस इम्पोज किए. दिस टाइप ऑफ एट्रोसिटीज awakened the spirit of nationalism in people. और इस तरीके की ये जो बंदिशें लगाई गई थी ब्रिटिशर्स से, इससे जो बहुत सारे लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ गई. नेशनलिज्म मीन्स लव एंड लॉयल्टी फॉर द कंट्री. तो नेशनलिज्म क्या है? कंट्री के लिए लव और लॉयल्टी. द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म. तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो नेशनलिज्म के राइज में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. क्या क्या ये फैक्टर्स? फर्स्ट वन इज द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड इंडियन ट्रेड, क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर ओनली टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड. सो ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इंडियन ट्रेड को ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, लोगों से ये सारी चीज़ें छीन ली गई. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी कम प्रॉफिट होने लगा था इंडियंस को. नेक्स्ट इज द ब्रिटिश लेड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. दिस इंक्रीज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडियन पीपल. अब क्या था, ब्रिटिशर्स ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, जिसके बाद क्या हुआ, जो इंडियंस थे वो एक दूसरे से बहुत जल्दी मिल पा रहे थे और कम्युनिकेट कर पा रहे थे. द ब्रिटिश ट्रीटेड द इंडियन वेरी बैडली एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन एवरी पॉसिबल वे. सो ये जो ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, ये इंडियंस के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करने लगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे और जो भी तरीका उन्हें समझ आया था उन सब तरीकों से उन्हें परेशान करने का काम कर रहे थे. The Indians were curious to know how a small country like Britain could control a country many times bigger in size. अब ये जो इंडियंस थे वो परेशान थे, वो क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि ब्रिटेन जैसी छोटी सी एक कंट्री कैसे इतने बड़े इंडिया पे अपना राज्य स्थापित कर सकती है. So the Indians were curious to know this. The British started English education in India so that the Indian could be employed as clerk in their offices. This helped the Indian know about new ideas and revolutions taking place in the world. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया इंडिया में, जिसके बाद जो इंडियंस थे वो उनके ऑफिसेज में एज अ क्लर्क एम्प्लॉय होने लगे, इनके ऑफिसेज में एम्प्लॉय होने लगे. और इसकी वजह से ये सब चीज़ों ने हेल्प किया इंडियंस को किस बारे में, नए नए आइडियाज़ के बारे में जानने और रेवोल्यूशन में पार्ट लेने के बारे में. Due to Mughal invaders, many social evils had entered the Indian society. बहुत सारे मुग़ल इन्वेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उनके बहुत सारे इविल सोशल इविल्स थे जिन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी में एंटर किया. लाइक कास्टिज्म, कास्टिज्म आ गया इंडिया में. सुपरस्टिशन मीन्स कि किसी चीज़ को देख के अंधविश्वास. सती कस्टम,
लोगों को, लेडीज को उनके हस्बैंड की बॉडी के साथ जला देना। सो ये सारी चीजें मुगल्स के साथ इंडिया में आ गई। दे डिसाइडेड टू फर्स्ट रूट आउट दीज एविल्स। तो इन इविल्स को बाहर निकालने का सोचा गया पहले। दिस पीरियड ऑफ कल्चर एंड सोशल अवेकनिंग इज कॉल्ड इंडियन रेनेसेंस। और इस टाइम को, इस पीरियड को जब जो है लोग जागरूक हो रहे थे, तो इस टाइम को इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ दिस पीरियड वर राजा राम मोहन रॉय, हेनरी डोरोजी, देवेंद्र टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी दयानंद। सो ये कुछ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे जो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो ऊपर डिस्कस की गई हैं उन सबको सॉल्व करने में लगे हुए थे। इट वॉज द बिहेस्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय दैट द सती कस्टम वॉज अबॉलिश्ड। तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ज़्यादा वर्क किया सती सिस्टम के खिलाफ, और उनकी वजह से ही ये सती कस्टम जो है अबॉलिश हो गया, खत्म हो गया। Here you can see the picture of Raja Ram Mohan Roy, Henry Derozi, Devendra Tagore, Ishwar Chandra Vidyasagar and Swami Dayanand. Again here you can see the picture of Bankim Chandra Chatterjee, Bhatendra Harishchandra, Rabindranath Tagore and Subramanyam Bharati. This social awakening resulted in the rise of Indian nationalism. और इस सोशल अवेकनिंग की वजह से जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनके अंदर एक जागरूकता बढ़ी। द इंडियन स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स। द इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ दिस पीरियड वर द इंडियन मिरर, केसरी, हिंदू, ट्रिब्यून। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो इस टाइम पे सर्कुलेट हुआ करते थे। द इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड पोएट्स ऑफ दिस टाइम इंक्लूडेड बंकिम चंद्र चैटर्जी, Bhatendra Harishchandra, Rabindranath Tagore and Subramanyam Bharati. So these were the people who wrote for these newspapers, who wrote for the awakening of the people, Indians. Now let's learn about the formation of political organizations. The British government was little interested in the India's welfare. जो British government थी वो जो इंडियंस थे उनके वेलफेयर में बहुत ही कम थे, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी कि उनका कुछ भी वेलफेयर हो जाए। Thus the need for an organization was felt which could raise their voice. तो क्या हुआ, इंडिया में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो इन इंडियंस के वॉइस को ऊपर उठा सके, ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सके। In the beginning some regional organizations were formed. तो शुरुआत में क्या हुआ, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बने, किसी एक लोकल एरिया के ऑर्गेनाइजेशंस बने। द फर्स्ट नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन 1883। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसे जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाया था 1883 में। ये इज द पिक्चर ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड इट वाज नेम द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या था, इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। Now let's learn about Indian National Congress. So you can see there is a difference between the two. तो ये एक नई चीज़ है जो कब बनी, 1885 में, 2 years after the making of Indian National Conference. In 1885, A.O. Hume, a retired British civil servant, played a role in the formation of the Indian National Congress, popularly called the Congress. तो 1885 में A.O. ह्यूम जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने क्या किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया, जिसे आज भी हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इन द बिगनिंग द कांग्रेस सबमिटेड पिटिशन एंड अपील्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड द प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज फेस बाय द इंडियन। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कांग्रेस ने बहुत सारे पिटिशंस जो है सबमिट किए, अपील सबमिट की, जो भी जनता थी उनकी प्रॉब्लम्स को लेके ब्रिटिशर्स के सामने। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे। तो जो पहली मीटिंग हुई थी, जो पहला सेशन हुआ था वो बॉम्बे पे हुआ था, अब इसे बम्बई के नाम से जानते हैं। एंड इट वाज डन इन दिसंबर 1885। इट वॉज चेयर्ड बाय W.C. बैनर्जी। और ये जो है किसने इसका चेयरपर्सन कौन था, W.C. बैनर्जी थे। एंड 72 लीडर्स अटेंडेड इट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडिया से 72 लोग गए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। द इम्पोर्टेंट लीडर्स टू अटेंड दिस सेशन इंक्लूडेड दादा भाई नरोजी, पेरोज मेहता, M.G. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, S. सुब्रमण्यम अय्यर, etc.
So these were a few of the people, those who went there to attend this conference. The Congress session began to be held annually at different places. अभी जो कांग्रेस का सेशन था वो साल में एक बार होना शुरू हो गया और अलग अलग जगहों पे. It became a platform for people to raise their voices. अब ये क्या बन गया, ये एक प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ से लोग अपनी आवाज़ उठा सकते थे, जहाँ जाके वो विद्रोह कर सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. द कांग्रेस स्टार्टेड टू ग्रो इट स्ट्रेंथ, और धीरे धीरे कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ती चली गई. गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, पेरोज एहसान मेहता, एम.जी. रनाडे, ए.ओ. ह्यूम एंड डब्ल्यू.सी. बैनर्जी. The appeals and petitions submitted by the Congress was completely ignored by the British. अब जो भी अपील्स या फिर पिटिशंस जो है कांग्रेस सबमिट कर रही थी, ब्रिटिशर्स उन्हें इग्नोर कर रहे थे. दिस फेज इज बेटर नोन एज द मॉडरेट फेज, और इस फेज को, इस टाइम को हम मॉडरेट फेज के नाम से जानते हैं. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर टुगेदर नोन एज लाल बाल पाल. इन तीनों को एक साथ लाल, बाल एंड पाल के नाम से जाना जाता है. So after reading about the moderate phase, let's read about extremist phase. When the British ignored all the demands, people felt that they must demand their rights forcefully. तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की कोई भी बात नहीं सुनी, कांग्रेस के द्वारा जितनी भी पिटिशंस दी गई थी उन्हें इग्नोर कर दिया, उन्हें अनसुना कर दिया, उन्हें अनदेखा कर दिया, तो लोगों ने क्या सोचा कि अब इनसे क्या करना है, हमें अपने राइट्स को फोर्सफुली लेना है. मीन्स हम इनसे लड़ाई करनी पड़े तो हम करेंगे, बट हम अपने अधिकार लेके रहेंगे. द लीडर्स हु थॉट दस वर कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. तो ऐसे लीडर्स जो लड़ाई भी करने को तैयार थे अपनी राइट्स के लिए, ऐसे लीडर्स को हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कहते हैं. They felt that the government will listen only when it was forced. इनका ये कहना था, इनका ये मानना था कि गवर्नमेंट तभी सुनेगी जब गवर्नमेंट को हम फोर्स करेंगे. They were ready to make sacrifices and clash with the government. वो सैक्रिफाइस करने को तैयार थे, वो गवर्नमेंट के साथ लड़ने को तैयार थे, वो अपनी जान देने को तैयार थे. These leaders started agitating in the form of हड़ताल्स, रैलीज, processions and picketing. सो यहाँ पे ये जो लीडर्स थे वो ये सारे पैतरे आजमा रहे थे जो यहाँ पे लिखे हुए. हड़ताल करने को तैयार थे, रैलीज निकाल रहे थे, प्रोसेशंस निकाल रहे थे. स्वदेशी एंड बॉयकॉट बिकेम द टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ दिस फेज. तो इस टाइम पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही थी तो इन लीडर्स ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट को और बॉयकॉट मूवमेंट को बढ़ावा दिया. Thus they were like two sides of the same coin. ये एक ही कॉइन के दो पहलू थे. स्वदेशी मीन्स अपने देश की बनी हुई चीज़ों को अपनाओ, दिस वॉज स्वदेशी. एंड बॉयकॉट मीन्स जो विदेशी चीज़ें उन्हें बॉयकॉट करो, उन्हें यूज़ मत करो. तो क्या था, अगर हम खुद की बनी हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारे इंडिया का ही इसमें फ़ायदा होगा, और अगर हम ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे सो ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होगा. सो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई चीज़ों को बॉयकॉट करना था और इंडियंस के बनाई गई चीज़ों को एक्सेप्ट करना था. द इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इंक्लूड लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष. So these were the main leaders at that time. Here you can see the picture of all these four. Bal Gangadhar Tilak was the first to demand self-rule. He gave the slogan "Freedom is my birthright and I will have it." तो बाल गंगाधर तिलक थे पहले इंसान जिन्होंने सेल्फ रूल का डिमांड रखा था कि हम अपनी कंट्री पे खुद ही राज्य कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत हमें नहीं है. और उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि फ्रीडम मेरा अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा. नेक्स्ट कम्स डिवाइड एंड रूल. सो इन 1857 द हिंदू एंड द मुस्लिम्स हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टुगेदर. सो 1857 में क्या हुआ, जो हिंदू थे और मुस्लिम थे उन्होंने मिले दोनों और मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी. वंस अगेन दे वर स्ट्रगलिंग टुगेदर. एट दिस द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डिवाइड दीज टू कम्युनिटीज. तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अच्छा हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलके हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने सोचा कि इन दोनों कम्युनिटीज को डिवाइड कर देते, इन दोनों में भेदभाव पैदा कर देते, तो हिंदू अलग हो जाएंगे और मुस्लिम्स अलग हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, हमसे कोई भी नहीं लड़ेगा. With this purpose in mind, the British divided Bengal in 1905 into East Bengal for the Muslims and West Bengal for the Hindus. तो इस पर्पस के साथ
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए 1905 में, ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम्स रहेंगे और वेस्ट बंगाल जिसमें हिंदूज रहेंगे। पीपल सॉ थ्रू दिस ट्रिक एंड रोज इन प्रोटेस्ट। तो लोगों ने देखा कि अच्छा अब इन्होंने ऐसी ट्रिक आजमाई है, तो वो लोग और भी ज़्यादा इस ट्रिक के खिलाफ हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे। दे हेल्ड हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस टू अपोज दिस। अब लोगों ने हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिकेम मोर एग्रेसिव, और जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। लोग और जो है दिल से फ्रीडम को चाहने लगे। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन 1905। तो 1905 में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। टू मेक द ब्रिटिश ईयर, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वर स्टार्टेड। पीपल स्टार्टेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोटेड इंडियन गुड्स। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई चीज़ों को बॉयकॉट करने लगे, उनको खरीदने से मना कर दिया लोगों ने, और इंडिया में बनी हुई चीज़ों को ही पहनने और यूज़ करने लगे। द ब्रिटिश क्लोथ्स एंड गुड्स वर बर्न्ड इन बोनफायर। दिस बिकेम अ कॉमन साइट। अब लोग क्या करें, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई चीज़ों को आग में जलाने लगे, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका था। द मूवमेंट ग्रू इन इंटेंसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो मूवमेंट था वो पूरी कंट्री में फैलने लग गया। द ब्रिटिश ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट ब्रूटली। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, जब ऐसा कुछ होने लगा तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद करने के लिए ब्रूटली मीन्स लोगों को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। However, in 1911, the British had to accept the demand and revoke the partition of Bengal. और अंत में जाके 1911 में ब्रिटिशर्स ने हार मान ली। Now here you can see the picture of Swadeshi movement. Next is Minto Morlo reform, which was in 1909. So to pacify the people, the government passed a law popularly called Minto Morlo reform. So लोगों को पैसिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसका नाम था मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म। Under it, the Indians were given some seat in the Central Legislative Council and Provisional Councils. अब लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, आप कह सकते हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सोचा कि कुछ लोगों को हम सीट दे देते हैं अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में या प्रोविंशियल काउंसिल में, तो क्या होगा, लोगों को लगेगा हम उनके साथ हैं। However, it also sought a divide the Hindu and the Muslims as it reserved some seats for the Muslim. अब इसमें भी क्या किया उन्होंने, उनकी एक कॉन्स्पिरेसी थी, उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स में जो है अलगाव करने के लिए, उनको डिफरेंट करने के लिए क्या किया, उनके सीट्स, कुछ की सीट्स को रिजर्व कर दिया, मुस्लिम की सीट्स को रिजर्व कर दिया। एज सच द इंडियन अपोज दिस लॉ, और जिसकी वजह से जो इंडियंस थे उन्होंने इस लॉ को अपोज किया। उन्होंने कहा नहीं, सबके सीट्स बराबर होंगे, किसी को कोई भी पार्टीशन या फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कम्स रेवोल्यूशनरीज। सो मेनी यंग मैन एट दिस फील्ड दैट दे कुड थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया बाय फोर्स। बहुत सारे लोग थे जिन्हें ऐसा लगता था, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगता था कि वो ब्रिटिशर्स को मार पीट के इंडिया से बाहर कर सकते हैं। दे बिलीव्ड इन सेल्फ सेक्रीफाइस। उन्होंने कहा कि हम मर जाएं भले, लेकिन ब्रिटिशर्स को हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे, हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे। These young people were called revolutionaries, और ऐसे लोगों को revolutionaries कहा जाता है। Some of the prominent revolutionary leaders were खुदीराम बोस, अरबिंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्त, प्रफुल्ल चक्की एक्सेट्रा। सो ये कुछ लोग हैं जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, एंड दे मेनली ऑपरेटेड इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र। और इन्होंने कहाँ से ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया, इन जगहों से। These revolutionaries formed secret societies, और इन revolutionaries ने अलग अलग secret societies बनाई। They trained their members in making bomb and using weapons. इन्होंने क्या किया, अपने members को train किया बॉम्ब और weapons बनाने में। They attacked many popular British officials. इन्होंने बहुत सारे जो British officials थे उन पे भी अटैक किया। The British repressed them with a heavy hand. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको भी नहीं छोड़ा।
Many of them were hanged to death or sent to Kalapani, a cellular jail in Andaman Island. So बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को फांसी चढ़ा दी गई और कई लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई, जो कि एक सेलुलर जेल था अंडमान आइलैंड में. So here you can see the picture of Khudiram Bose, Ashwini Kumar Dutt and Prafull Chakki. Nationalist movement outside India. अब इंडिया में तो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन कुछ इंडियंस इंडिया के बाहर भी थे, तो वहाँ पे भी कुछ मूवमेंट चल रहे थे ताकि वो इंडिया को बचा सके, ब्रिटिश रूल से हटा सके. सो द इंडियंस स्ट्रगल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड. द इंडियंस लिविंग इन अदर कंट्रीज स्टार्टेड मूवमेंट फॉर फ्रीडम देयर. जो बाहर रह रहे थे लोग, उन्होंने भी फ्रीडम में अपने आप को ज्वाइन करने के लिए अलग अलग मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दिया. मैडम कामा वेंट टू जेनेवा एंड स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम. तो मैडम कामा ने क्या किया, जेनेवा जाके वहाँ से एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था वंदे मातरम. नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय फॉर्म्ड एन एसोसिएशन टू डिस्कस द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन बर्लिन. सो अब नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने क्या किया, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसमें वो इंडिया के फ्रीडम के लिए बात कर रहे थे बर्लिन में जाके. द रेवोल्यूशनरीज इन अमेरिका वेंट अ स्टीप अहेड. और जो रेवोल्यूशनरीज थे अमेरिका में, वो एक स्टेप आगे बढ़ गए थे. उन्होंने क्या किया, उनमें से जो रेवोल्यूशनरीज थे, सोहन सिंह बखना, भाई परमानंद, रास बिहारी बोस, मोहम्मद बख्तुल्ला एंड अदर फॉर्म गदर पार्टी. तो इन सब ने मिलके एक पार्टी बनाई जिसका नाम था गदर पार्टी. दे डिसाइडेड टू रेज एन आर्म्ड रिबेलियन. उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन ब्रिटिशर्स का सामना करें अपने गोले और बंदूकों से. अनफॉर्चुनेटली द ब्रिटिश केम टू नो ऑफ दिस प्लान. और अचानक से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को इस प्लान के बारे में पता चल गया. ऑल दीज वॉलंटियर्स वर अरेस्टेड. सबको पकड़ लिया गया. Many of them were hanged to death while others were sent to long terms in jail. तो बहुतों को तो फांसी लगा दी गई और बहुत सारे लोगों को जेल में बहुत लंबे समय तक के लिए भेज दिया गया. In England there was an Indian house from where revolutionaries like Vinayak Damodar Savarkar, Shyamji Krishna Verma, Lala Hardayal, मदन लाल ढींगरा एंड अदर ऑपरेटेड. तो इंग्लैंड में भी इनका जो है एक इंडियन हाउस था जहाँ से ये सारे रेवोल्यूशनरीज जो है वर्क कर रहे थे इंडिया के फ्रीडम के लिए. फ्रॉम देयर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी मदन लाल ढींगरा वॉज हैंग टू डेथ वाइल सावरकर वॉज अवॉर्डेड 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो इन्हें 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी सावरकर जी को, और मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा सुना दी गई थी. So children, here you can see the picture of V.D. Savarkar, Lala Hardayal, Madanlal Dhingra, Sohan Singh Bakhna, Rash Bihari Bose and Madam Kama. These were the revolutionaries. Now let's learn about the First World War which held in 1914 to 1918. ये 4 साल तक चला था World War, First World War. In year 1914, the First World War broke out. तो जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो तब जो है स्टार्ट हुआ था. Many countries took part in it. बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया. India had nothing to do with the war. इंडिया को कुछ नहीं करना था इस वॉर से. But the British sent a large number of Indian soldiers to fight the war. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को वॉर में फाइट करने के लिए भेज दिया. The Indian leaders demanded freedom in lieu of the sacrifice of the Indian soldiers. तो अब जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम आज़ादी दे दो क्योंकि तुमने हमारे इंडियन सोल्जर्स को वॉर में भेजा है और वो सैक्रिफाइस हो गए, वो वहाँ मारे गए. However, the British did not agree. ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं. At this, the Indian leaders started to agitate for home rule. और इसके बाद ही जो इंडियन लीडर्स थे वो होम रूल के लिए जो है परेशान होने लगे, एजिटेट होने लगे. बाल गंगाधर तिलक एस्टैब्लिश द होम रूल लीग. बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को एस्टैब्लिश किया इन 1916. येट अनदर होम रूल लीग वॉज फॉर्म्ड बाय एनी बेसेंट. तो एनी बेसेंट ने एक दूसरा होम रूल लीग जो है एस्टैब्लिश किया. These two leaders cooperated with each other and demanded self rule. और इन दोनों लीडर्स ने मिलके जो है सेल्फ रूल मीन्स अपना खुद का
कंट्री को आज़ाद कर दो, हम खुद को ही हम रूल कर सकते हैं. This they demanded. It was around this time that Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1915. So इसी समय की बात है जब महात्मा गांधी जो है इंडिया आ चुके थे साउथ अफ्रीका से 1950 में. And with this a new era of the Indian freedom struggle started. और इसके साथ ही एक नया एरा शुरू हुआ था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का. Here you can see the picture of Annie Besant and Gandhi ji arriving by ship in 1915. Now let's revise the important facts, children. The spirit of nationalism aroused in the Indians. The period of Indian Renaissance started when many social reformers and writers worked to eradicate social evils. The Indian National Congress was formed in 1885 by A.O. Hume and it was moderate in its early phase. The extremist phase began when the British ignored the appeal and petition of Indian leaders. The British adopted the policy of divide and rule to weaken the freedom movement. The Swadeshi and boycott movement brought down the sale of British goods. The revolutionaries wanted to throw the British out of India by force, but the government came down heavily on them. Many leaders ran the nationalist movement from abroad. The British forced Indians into the First World War. So these were the important points. Now let's move on to book exercise. So children, here the first exercise is A exercise, which is tick the right option. The first question here is the spirit of dash rose when the people were badly suppressed by the British. So the spirit of nationalism rose. The first ever national level political organization in India was the India House, Indian National Conference or Indian National Congress. So it is Indian National Conference. The Swadeshi and boycott movement was started during the dash phase. So it was started in the extremist phase. Khudiram Bose, Aurobindo Ghosh, Ashwini Kumar Dutt and Prafull Chakki were all moderate leaders, revolutionaries or extremist leaders. So they all were revolutionaries. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is the British treated Indians very badly and discriminated against them. Second one is the first national level organization was founded by Surendranath Banerjee in 1883. Third one is the important extremist leaders include Lal Bahadur Shastri, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh. And the fourth one is Bal Gangadhar Tilak established the Home Rule League in 1916. Now let's move on to true or false. Here the first question is the nationalism means love and loyalty for the country. Yes, true. Raja Ram Mohan Roy was a social reformer. Yes, this one is also correct. Third one is the Indian National Congress was founded by an Indian. This one is false. It was founded by A.O. Hume. Fourth one is the moderate leaders submitted only appeals and petitions to the British government. Yes, true. And the last one is the Ghadar party was formed in America. Yes, this one is also true. So these are the book exercises, student. I hope it's clear to you. And with this, we have completed the chapter. I'll be meeting you with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.